हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल वैकेंसी 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है वॉल्यूम 1, यहाँ पर आप देख सकते हैं। टोटल इसमें 15 सेट है। फ्रेंड्स, आज हम लोग सेट नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 5 तक को कवर कर लिया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन सभी वीडियोज़ का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जो घंटी का निशान है उसको निश्चित रूप से दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार एसएससी सीजीएल 2022 वैकेंसी से रिगार्डिंग कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया कि इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल वैकेंसी 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 1 आया हुआ है उसका सेट नंबर 6 डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न पूछा गया है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। अगर आपको आंसर पता है फ्रेंड्स तो आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलेंगे। देखिए, राइट आंसर इसका हो जाएगा एंथनी अल्बनीज़। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने किसका स्थान लिया है तो स्कॉट मॉरिसन का स्थान लिया है। नए प्रधानमंत्री बन गए ऑस्ट्रेलिया के एंथनी अल्बनीज़। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा है। कहाँ पर है फ्रेंड्स? याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। और देखिए, ऑस्ट्रेलिया में फ्रेंड्स कालगुरली और कुलगार्डी, यहाँ मैं लिख देता हूँ कालगुरली और कुलगार्डी, ठीक है, ये प्रसिद्ध सोने की खान है। पूछा जाता है कि कहाँ पर है तो ऑस्ट्रेलिया में। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो है जारी नहीं किए जाने का फैसला किया गया है। यह रिपोर्ट कौन सी संस्था द्वारा जारी किया जाता है? देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो रिपोर्ट है यह वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, यानी कि विश्व बैंक के द्वारा जो है यह जारी किया जाता है। और देखिए, जो पिछले वर्ष ये इंडेक्स जारी किया गया था 2020 में, उसमें भारत का जो स्थान रहा था वो 63वां रहा था। पहले स्थान पर न्यूजीलैंड रहा था। चलो, उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किसे प्रारक्षित मुद्रा या आधार मुद्रा यानी कि रिजर्व मनी और बेस मनी भी कहा जाता है? तो देखिए, ये कहा जाता है आपका M0 को। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, M1 को क्या कहा जाता है तो इसको संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है, और M3 को जो है व्यापक मुद्रा कहा जाता है। उसके बाद देखिए, मध्याह्न भोजन योजना यानी कि मिड डे मील स्कीम की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? तो देखिए, यह स्कीम जो है केंद्र सरकार के द्वारा 1995 में प्राथमिक स्तर यानी कि 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों को पोषणयुक्त भोजन प्रदान करने के उद्देश्य से जो है शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा 1995 में। ठीक है, चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव अधिकृत रूप से कब प्रारंभ किया गया? तो देखिए फ्रेंड्स, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की ओर से आज़ादी के गौरवशाली 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। देखिए, 2022 में आज़ादी के 75 साल पूरे हो जाएंगे और इसी उपलक्ष्य में दांडी मार्च की 91वीं जो वर्षगांठ थी, उसी अवसर पर 12 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री के द्वारा अहमदाबाद से दांडी यात्रा को आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में शुरू किया गया है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2022 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है? तो 2022 में पूछा गया है, इसलिए 7.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ये नया जो है, ये नया आपका रिसेंट आंकड़ा मैं बता रहा हूँ, और 2021 में अगर पूछा जाता तो 8.3% हो जाता। चलो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन से महिला खिलाड़ी टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय एवं दुनिया की चौथी बल्लेबाज बन गई हैं? तो ये भारत की हैं सैफाली वर्मा। नाम याद रखेंगे, सैफाली वर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स कि हाल ही में किस अफ्रीकी देश में 1098 कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े हीरे की यानी कि डायमंड की खोज की गई है? देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने एक नया प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया हुआ, उसका 11 सेट तक कवर कर लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, और एडुटेरिया का सेट नंबर 1 से लेकर के 5 तक को हमने कवर कर लिया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका बोत्सवाना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोत्सवाना। ठीक है, चलो, उसके बाद देखिएगा कि भारत का पहला कौन सा राज्य या संघ शासित प्रदेश टीबी मुक्त घोषित किया गया है? तो ये आपका राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए, ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा लक्षद्वीप।
तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 24 मार्च 2021 को विश्व टीबी दिवस के अवसर पर केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप एवं जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले को टीबी मुक्त घोषित किया था। तो यहाँ पर लक्षद्वीप हो जाएगा। उसके बाद देखिए वर्तमान में अगर हम बात करें स्वास्थ्य मंत्री कौन है बताइए, तो मनसुख मंडाविया हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की है? तो ये दिल्ली सरकार ने किया। अच्छा, सेट नंबर 5 में मैंने आपको बताया था कि रिसेंटली अभी दिल्ली के नए उपराज्यपाल बने हैं, यानी कि लेफ्टिनेंट वहाँ पर गवर्नर बनाए गए हैं। कौन बने हैं जरा उनका नाम मुझे कमेंट करके बताएंगे आप। उसके बाद देखिए भारत सरकार ने किस समिति की सिफारिश पर लोकसभा और राज्यसभा टीवी चैनल का विलय किया था? तो यह कौन सी समिति थी? तो देखिए प्रसार भारती के पूर्व अध्यक्ष ए सूर्यप्रकाश की अध्यक्षता में यह समिति बनाई गई थी, सूर्यप्रकाश समिति। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नया जो चैनल का विलय करके जो बनाया गया है उसका नाम संसद टीवी रखा गया है और संसद टीवी के पहले सीईओ रवि कपूर हैं। ठीक है, रवि कपूर संसद टीवी के पहले सीईओ बनाए गए। उसके बाद देखिएगा कि विश्व शरणार्थी दिवस वर्ल्ड रिफ्यूजी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है कब फ्रेंड्स? राइट आंसर 20 जून हो जाएगा। ठीक है, 20 जून के दिन यह मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर एवं 1998 एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता का निधन हो गया है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर है, इनका नाम है डिंको सिंह। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे डिंको सिंह, ये मणिपुर के रहने वाले हैं। कहाँ के? मणिपुर के। ठीक है, 1998 में इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, 1998 में, और ये मणिपुर के रहने वाले हैं। उसके बाद चलिए भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित मैत्री सेतु का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो देखिए ये जो मैत्री सेतु है ना, यह फेनी नदी पर है। इसकी लंबाई 1.9 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखेंगे। और यह भारत के त्रिपुरा का जो जगह है उसका नाम यहाँ मैं लिख देता हूँ सबरूम। ठीक है, सबरूम, और बांग्लादेश के रामगढ़ के साथ जो है यह जुड़ा हुआ है। फेनी नदी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया था। उसके बाद चलिए किस समूह के पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? तो ये थैलोफाइटा समूह के पौधों को कहा जाता है। थैलोफाइटा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। ठीक है, तो ये आपका थैलोफाइटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए मानव पाचन तंत्र में खलेसन दिया गया से पित्त रस का स्राव होता है। तो ये लीवर से होता है। कहाँ से? मानव पाचन तंत्र में यकृत से पित्त रस का स्राव होता है। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? नहीं पूछा गया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा इसमें से अंडाशय। ठीक है, अंडाशय जो है ये मादा प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है। टेस्टोस्टेरोन, वृषण और शुक्रवाहिका जो है ये पुरुष प्रजनन प्रणाली से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद चलिए एक व्यक्ति में तंत्रिका कोशिका की लंबाई पूछी जा रही है कि एक तंत्रिका कोशिका कितनी सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है? तो ये 90 से लेकर के 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर आप कह सकते हैं। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 90 सेंटीमीटर से लेकर के 100 सेंटीमीटर यह लंबी हो सकती है। कहीं के ऑप्शन में आपको 1 मीटर भी मिलेगा, तो 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, आपको पता है। निम्नलिखित में से किसे मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? तो ये कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड इसको कहा जाता है। चलिए, और ये कहाँ पर पाया जाता है जरा आप मुझे कमेंट करके बता देंगे। उसके बाद कि रुधिर में किसकी मात्रा अधिक होने पर मधुमेह कहा जाता है? तो ग्लूकोज का जो मात्रा बढ़ता है उसी को क्या कहा जाता है? मधुमेह रोग कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन हार्मोन, इसके अल्प श्रावण से मधुमेह यानी कि डायबिटीज नामक रोग होता है, और इंसुलिन के अधिक श्रावण से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। क्लियर? इंसुलिन अग्नाशय के लैंगरहैंस की दीपिका की बीटा कोशिका यानी कि बीटा सेल से स्रावित होता है। ये सब आपको पता है। इंसुलिन की खोज जो है बेंटिंग और बेस्ट ने किया था। चलो उसके बाद देखिएगा कि अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? अब यहाँ पर फ्रेंड्स आप जरा ध्यान देंगे। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन का सर्वप्रथम किसने देखा था सेल डिवीजन को? तो ये विर्चाऊ ने देखा था। ठीक है, यहाँ पूछा गया अर्धसूत्री विभाजन का खोज, तो ये क्या था? विजमैन ने। विजमैन हो जाएगा राइट आंसर। अल्फा नामक जो विष है किससे बनते हैं? तो ये उत्पादित करते हैं कवक। ठीक है, ये कवक जो है अल्फा नामक जो टॉक्सिक है ये कवक के द्वारा उत्पादित किया जाता है।
निम्न में से किस हार्मोन को दुग्धजनक हार्मोन कहा जाता है? देखिए फ्रेंड्स, मैं आपका 1 सेकंड का भी समय वेस्ट नहीं करूंगा। मेरा मकसद केवल और केवल अच्छे कंटेंट और खास करके एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि एक प्रश्न के साथ साथ आपके कई प्रश्न कवर हो जाए। तो प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें और किसी भी ग्रुप में हैं, चाहे टेलीग्राम ग्रुप में हैं आप, फेसबुक ग्रुप में हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में, यहाँ तक कि आप अपने इंस्टा पर भी इसको आप शेयर कर सकते हैं। तो देखिए ये किस हार्मोन को दुग्धजनक हार्मोन कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है किसको? बताइए राइट आंसर। तो ये कहा जाता है लैक्टोजेनिक हार्मोन को। लैक्टोजेनिक हार्मोन, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और देखिए इसका श्रवण कहाँ से होता है? तो इसका श्रवण पीयूष ग्रंथि से होता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि श्वसन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो श्वसन एक अपचय यानी कि कैटाबोलिक प्रोसेस है, बिल्कुल सही दिया गया। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लंगेटा भाग से किया जाता है, ये भी सही दिया गया है। तो राइट आंसर इसका देखिए ये गलत दिया गया है क्योंकि ये कैटाबोलिक प्रोसेस है, तो 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसको जड़त्व कहा जाता है। कोई वस्तु अगर गति में है तो वह गति में ही रहना चाहेगी, और फ्रेंड्स अगर स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था यानी कि अपनी प्रारंभिक अवस्था को वो बनाए रखना चाहती है। इसी को जड़त्व कहा जाता है। जड़त्व का नियम न्यूटन ने दिया था। चलिए उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन कर लेंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दिया जा रहा है, सक्सेस केंद्रा के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर 23.2 के सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, ये ऑथेंटिक हमारा चैनल है। बहुत सारे प्रॉक्सी चैनल भी हमारे नाम से बनाए गए हैं, तो वहाँ नहीं जुड़ना है। जहाँ सबसे ज़्यादा 23,000 प्लस सब्सक्राइबर हो वहाँ आपको जुड़ना है। अभी वर्तमान में 23.2 के सब्सक्राइबर। 1 पिकोमीटर कितने के बराबर होता है? तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा 10⁻⁻12 मीटर। उसके बाद देखिए गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है। तो देखिए गैल्वेनोमीटर जो है ये विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में प्रयुक्त किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। घर्षण बल खाली स्थान दिया गया कार्य करता है। तो देखिए घर्षण बल जो है, ये घर्षण बल जो है ये बल क्या होता है? बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है। तो ये आपका हो जाएगा बल की दिशा के विपरीत होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, घर्षण बल जो है फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे यह केवल सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। 2 सतह के मध्य लगने वाला घर्षण बल उनके संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? तो एक संपीड़ित स्प्रिंग में जो है इसमें पूछा गया है, तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा फॉर्मूला mgh होता है, आपको पता भी होगा। तो ये आपका हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि एक गेंद को 20 मीटर प्रति सेकंड की वेग से ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है, 3 सेकंड के बाद इसके विस्थापन का मान जो है क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा फॉर्मूला आपको पता है S = UT - ½ GT², क्योंकि ऊपर फेंका जा रहा है इसको। अब यहाँ पर देखिएगा 20 मीटर की वेग के साथ ऊपर फेंका दे रहा है, यानी कि इसकी इनिशियल जो वेलोसिटी है यानी कि U जो है ये 20 मीटर पर सेकंड दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, उसके बाद ऊपर जब जाता है तो इसका भी कितना हो जाएगा? भी 0 हो जाएगा ना, आपको पता है पहले से। उसके बाद देखिएगा यहाँ टाइम दिया गया है 3 सेकंड, जी का मान ऑलरेडी दिया गया है, फिर यहाँ पर देखिए टी यानी कि सब कुछ गिवन है। बस आपको ये विस्थापन जो है एस जो है, डिस्टेंस जो है, डिस्प्लेसमेंट जो है, ये आपको निकाल देना है। तो जैसे ही आप सब कुछ पुट करेंगे 15 मीटर इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार पुट करके आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है? तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रेशर, यानी कि जो दबाव जो है ना, यह चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है। चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले जो घटक हैं वो चालक के पदार्थ की प्रकृति पर यह निर्भर करता है। चालक के ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, तो ध्यान रखेंगे तापमान भी हो जाएगा। चालक की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर मोटाई बढ़ने से चालक का प्रतिरोध घटता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से विद्युत परिपथ में समानांतर जोड़ा जाता है, तो समानांतर जो है वोल्ट मीटर जोड़ा जाता है। ठीक है, वोल्ट मीटर जोड़ा जाता है। याद रखेंगे एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होना चाहिए वो अनंत होना चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और सीरीज में एमीटर हो जाएगा। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर, देखिए प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हरेंग वंश के शासनकाल में
जो है हुआ था। और ये जो प्रथम प्रतापी शासक था इसका बिंबिसार था, हर्यंक वंश का संस्थापक था। चलिए, उसके बाद देखिए गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो ये 1/6 थी। क्या थी? 1/6 थी। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चंपारण आंदोलन में से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था? यहाँ नहीं पूछा गया। तो देखिए चंपारण सत्याग्रह, चंपारण आंदोलन 1917 में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। राजकुमार शुक्ल जो थे, राजकुमार शुक्ल 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ये गांधी जी से मिले थे। यहाँ पर नील जो किसान थे उनकी दुर्दशा सुनाई थी और उनको चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। देखिए 1917 में यह भारत में महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह था और इसमें महात्मा गांधी जी के साथ और भी यहाँ के जो स्थानीय लोग थे जुड़े हुए थे, जैसे कि राजेंद्र प्रसाद थे, JB कृपलानी जी भी थे इसमें, अनुग्रह नारायण सिंह भी थे, जयप्रकाश नारायण नहीं थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये काफ़ी लोकप्रिय हुए थे। चलिए, उसके बाद देखिए बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन निम्नलिखित में से किस आंदोलन का हिस्सा था? तो फ्रेंड्स यह जो था यह आंदोलन था कौन सा? तो यह था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि कब हुआ था? 1930 में हुआ था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है सी राजगोपालाचारी का है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि अगस्त 1932 में, यहाँ 16 अगस्त अगर लगा लेंगे ना तो ये डेट आपको याद भी रखना होगा। 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार निम्न में से किसके लिए एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया? तो ये हो जाएगा आपका अछूतों के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत यानी कि कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाजों में बाजरे के दाने निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो राइट आंसर इसका गुजरात हो जाएगा। कृषि साक्ष्य जो है ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। सैंधव स्थलों में रंगपुर निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो रंगपुर जो है ये मादर नदी के किनारे स्थित है, ये मादर हो जाएगा। सिंधु नदी के तट पर कौन सा है? तो सिंधु नदी के तट पर जो है मोहनजोदड़ो है, चनहुदड़ो है, कोट दीजी है। कोट दीजी भी जो है, कोट दीजी यह भी सिंधु नदी के तट पर है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर आगे बात करते हैं हड़प्पा, तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। रंगपुर मादर हो जाएगा। और लोथल जो है ये भोगवा नदी के तट पर है। उसके बाद देखिए ऋग्वैदिक कालीन नदियों में अस्किनी निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीनतम नाम है? अस्किनी जो है ये चिनाब नदी का है। ठीक है, चिनाब नदी का। वहीं अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि झेलम नदी का नाम, तो वितस्ता था। झेलम नदी का नाम वितस्ता था। ठीक है, याद रखेंगे, ये पूछा जाता है। रावी जो था ये पुरुषनी नदी इसका नाम था। और व्यास नदी का नाम जो था वो क्या था? विपाशा था। विपाशा था व्यास नदी का नाम। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? तो ये किसको माना जाता है बताइए? तो ये माना जाता है आपका जियाटो को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जियाटो को माना जाता है। उसके बाद देखिए भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? राज्य में, तो राज्य में विधान परिषद हो जाएगा। ठीक है, तो ये विधान पालिका परिषद हो जाएगा राइट आंसर इसका, ध्यान रखेंगे। क्लियर? चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो यह भारत के संसद के पास है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने की जो शक्ति है यह संसद के पास है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 40, हाँ यहाँ से 45 कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसमें से नहीं जो आता है ना वो आपका हो जाएगा इसमें से देखिए न्यायिक पुनर्वीक्षण। न्यायिक पुनर्वीक्षण जो है फ्रेंड्स यह संसद का अधिकार, सॉरी पंचायती राज संस्था का जो है शक्ति नहीं है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और भारत में न्यायिक पुनर्वीक्षण का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रह करके कार्य करती है? तो ये विधान पालिका। ठीक है, विधान पालिका के अधीन। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया जिसमें कार्यपालिका के सदस्य संसद विधान पालिका के सदस्य होते हैं। कार्यपालिका संसद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो फ्रेंड्स इसका नाम है महाधिवक्ता। ठीक है, ये राज्य का जो होता है सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता। और महान्यायवादी जो होता है ये केंद्र सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है अटॉर्नी जनरल। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो पंचायती राज प्रणाली जो है फ्रेंड्स यह किसके अंतर्गत है? तो राज्य के नीति निदेशक। तो अनुच्छेद 40 जो है ना
या ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो बिल्कुल ये साधारण बहुमत चाहिए। याद रखेंगे साधारण बहुमत। ये सभी प्रश्न जो है मैंने आपको जो हम लोग अलग से प्रैक्टिस सेट कवर कराएं उसमें करा दिया था। तो जो लोग उस सेट को लगाए हैं एडुटेरिया का सेट, उनके लिए बहुत ईजी लग रहा होगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है। तो फ्रेंड्स यह जो है यह समिति जो है यह किस प्रकार की समिति है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो यह समन्वय एवं पर्यवेक्षी समिति है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से अफ्रीका महादेश का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो अफ्रीका महादेश का जो सबसे ऊंचा शिखर है इसका नाम है माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो, ठीक है, याद रखेंगे माउंट किलिमंजारो। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा माउंट किलिमंजारो। ठीक है, तंजानिया आपने सुना होगा ना, तंजानिया। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा बाल्कन राज्य में शामिल नहीं है? तो बाल्कन में जो शामिल नहीं है वो आपको इसमें से इटली हो जाएगा। अल्बानिया, रोमानिया और ग्रीस जो है ये बाल्कन में आएंगे। इसके अलावा मोंटेनिग्रो, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, मैसेडोनिया, ये सब जो है फ्रेंड्स, रोमानिया, ये सब आते हैं आपके बाल्कन राज्य में। उसके बाद देखिएगा कि जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर के ठोस हो जाता है तब इस प्रकार बने शैवाल को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसको आग्नेय कहा जाता है। आग्नेय सेल दो प्रकार के होते हैं, एक अंतर्भेदी आग्नेय सेल और एक बहिर्भेदी आग्नेय सेल। तो ये आपका आग्नेय सेल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वृहत ज्वार आने की सही स्थिति क्या है? वृहत ज्वार आने की सही स्थिति क्या है? जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक सीधी तल में होते हैं। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए मौसम से संबंधित सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओलावर्षण वायुमंडल की किस परत में होती है? तो यह परत क्षोभ मंडल है। ठीक है, क्षोभ मंडल में ये सभी मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। क्लियर? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा क्षोभ मंडल। उसके बाद देखिएगा कि प्रेयरी घास का मैदान संबंधित है। तो देखिए प्रेयरी जो है ये उत्तरी अमेरिका में स्थित एक शीतोष्ण घास का मैदान है। तो ये उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास का मैदान है। यहाँ पर देखिए उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए ये कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में, यानी कि अमेरिका और कनाडा में कह सकते हैं। भारत में मृदा का सबसे व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सी है? तो यह जलोढ़ मिट्टी, यह सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। तो राइट आंसर इसका जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला किन दो श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अपवाहित होती है? तो सिंधु नदी जो हो जाएगा ये आपका लद्दाख और जास्कर हो जाएगा। ठीक है, लद्दाख और जास्कर श्रेणी, ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगीन हो जाता है? तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड है। राइट आंसर। पीतल जो है ये कॉपर और जिंक का जो है मिश्र धातु होता है। ठीक है, तो ये आपका हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसे पिक्रिक अम्ल भी कहा जाता है? तो पिक्रिक अम्ल जो है ये किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है ट्राई नाइट्रोफिनॉल को, TNP, ट्राई नाइट्रोफिनॉल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे कि धूप चश्मे लेंस में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो धूप चश्मा लेंस में जो है ये आपका क्रूक्स कांच का इस्तेमाल किया जाता है। क्रूक्स कांच, ठीक है, यह पराबैंगनी किरण से होने वाली हानि को बचाता है। उसके बाद चलिए 62 नंबर क्वेश्चन है कि गैसीय तत्वों में सबसे भारी कौन है? गैसीय तत्वों में सबसे भारी जो है इसमें से रेडॉन हो जाएगा। रेडॉन जो है ये किस प्रकार का गैस है बताइए? तो देखिए ये अक्रिय गैस है। ठीक है, जेनॉन को जो है स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। हीलियम, नियोन, आर्गन, जेनन, रेडॉन, ये सब क्रिप्टन वगैरह जो हैं ये क्या है? अक्रिय गैस है। उसके बाद देखिए एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है बताइए? तो ये क्या जाता है? गर्म एल्यूमिना का। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में गर्म एल्यूमिना का प्रयोग किया जाता है, जबकि वनस्पति तेलों में कृत्रिम घी बनाने के लिए उत्प्रेरक के रूप में निकल का इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजनीकरण आपने सुना है ना? देखिए धुआं निम्नलिखित में से किस प्रकार की विलय का उदाहरण है? तो धुआं जो है ये है आपका गैस में ठोस का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से ऑक्सीकारक और अकारक दोनों जैसा आचरण करने वाला, तो ये हाइड्रोजन परऑक्साइड हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो देखिए हाइड्रोजन परऑक्साइड हो जाएगा। उसके बाद देखिए SO2 भी होता है और H2S भी होता है, HNO3 नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे 66 नंबर के, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना जो है 1865 में हुआ था। ठीक है, 1865 में। इसका हेडक्वार्टर जो है ये स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय के महासचिव को नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है। महासचिव की नियुक्ति बना लीजिए, की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है। तो ये 5 वर्ष के लिए। ठीक है, 5 वर्ष की अवधि के लिए इसे नियुक्त किया जाता है और महासचिव को दोबारा भी नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस जो है ये संयुक्त राष्ट्र के जो है महासचिव हैं, तो ये आपका हो जाएगा एंटोनियो गुटेरेस। उसके बाद देखिए ओपेरा हाउस किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है। तो ओपेरा हाउस जो है ये सिडनी में है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि विश्व रक्तदाता दिवस या रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है। तो यह 14 जून के दिन मनाया जाता है, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून के दिन। ठीक है, उसके बाद चलिए अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सितार वादक यंत्र से संबंधित है। तो ये आपका सितार जो होगा ये पंडित रविशंकर हो जाएगा। ठीक है, जाकिर हुसैन तबला, याद रखेंगे हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी, अमजद अली खां जो हो जाएगा ये आपका सरोद हो जाएगा। उसके बाद देखिए किस प्रकार के वन प्रदेश को विश्व का फलोधान कहते हैं। तो विश्व का फलोधान यानी कि फल का उत्पादन अगर कहें तो भूमध्य सागरीय वन में होता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, इस क्षेत्र में आमतौर पर संतरा, जैतून, अंगूर ये सभी फल उत्पादित किए जाते हैं। 72 नंबर है कि आर्किड एवं ब्रोमिलाइड जैसे परजीवी पौधे किस प्रकार के वन में उगते हैं। तो ये पौधे उगते हैं वर्षा वन में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए वन वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होती हैं और लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगती है, इस प्रकार के वनस्पति को क्या कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है बताइए। तो देखिए इसको जो कहा जाता है वो अक्षत वनस्पति कहा जाता है। अक्षत वनस्पति इसको कहा जाता है, अक्षत वनस्पति हो जाएगा। सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है। सूर सरोवर जो है यह स्थित कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स यह आगरा में स्थित है। ठीक है, उसके बाद देखिए इंदिरा गांधी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य जो है यह स्थित है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में देखिए वेदांतगल है, मुदुमलाई है, ये सब याद रखेंगे तमिलनाडु में है। तो ये आपका तमिलनाडु हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 150 तक में मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख लीजिए 150 तक में। देखिए 150 तक में जो है फ्रेंड्स मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है 76 से लेकर के। तो इन सब का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। सक्सेस केंद्र के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे शेयर कर दीजिए।